हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ गाइज, पूरा का पूरा इसमें हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोग का 2022 का डिस्कस करने वाले हैं और इसके प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ ये आपका 2022 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 80188। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और आप लोग का हम इसके माध्यम से देखेंगे कि जो आपका 2000 बोर्ड एग्जाम 2023 का जो पेपर होगा वो कैसे आएगा। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। हालांकि देखिए, इस बार क्या है कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा चेंजेस है कि आप लोग का इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जी हाँ गाइस, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, 20 आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसमें तो बहुत कम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आएंगे आप लोग के हिंदी के पेपर में, और वो OMR सीट पे उसका पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। वो इसी में से जो ये 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है, देखिए यहाँ पूर्णांक 70 है, इसी में से वो 20 मार्क का रहेगा। हो सकता है आपका थ्योरेटिकल एग्जाम अब मतलब 50 मार्क का हो, जो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो चलिए पूरा का पूरा हम ये पेपर का रिव्यू एक तरह से कर लेते हैं, पूरा का पूरा पेपर देख लेते हैं। देखिए, ये 2022 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड है 80188। ठीक है, इसी प्रकार का ये आप लोग को पेपर मिलता है, पूरा आप लोग इसका देख सकते हैं। आपको देखिए समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर करने के लिए, जिसमें पूर्णांक 70 मार्क का होता है, यानी 70 मार्क का ये पेपर होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। चलिए, तो इंस्ट्रक्शन है, ये सब लिखा रहेगा आप लोग के पेपर में, जो 2023 का पेपर होगा उसमें। मेन यहाँ आता है फर्स्ट प्रश्न, जो फर्स्ट प्रश्न का क आता है। ठीक है, उसमें सेम हर साल इसी प्रकार का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और कथन क्या है, चलिए इन कथनों को हम देख लेते हैं और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे इसमें 4 ठे कथन दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट कथन क्या है कि मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्यकृति है। अभी हम मैला आंचल क्या राहुल सांकृत्यायन की काव्यकृति है? तो देखिए, ये जो कथन है ये गलत है। गलत क्यों है? ठीक है, कि देखिए मैला आंचल जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु, जी हाँ गाइज, मैं लिख देता हूँ यहाँ फणीश्वरनाथ, ओके, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। और किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। हर साल आप लोग के एग्जाम में लगभग हर मतलब किसी ना किसी कोड, आप जानते हो कि लगभग 6-7 टाइप का कोड का आप लोग का एक साल में पेपर आता है। जैसे यहाँ है ना कि 8 से 1 डबल है, तो यहाँ कोई कोड होगा 8 से 1 MB CB, ऐसे ही मतलब एक साल में जैसे 2022 का पेपर हुआ, तो हिंदी का यहाँ मतलब 6 प्रकार का मतलब पेपर बनता है, 6 कोड का। ठीक है, तो किसी न किसी कोड में ये प्रश्न तो पूछता ही पूछता है, क्योंकि काफ़ी फेमस रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की मैला आंचल। तो ये पहला कथन गलत है कि मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्यकृति नहीं। मैला आंचल उपन्यास विधा की रचना है, और जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, न कि राहुल सांकृत्यायन। और यहाँ एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जो ये राहुल सांकृत्यायन है ना, ये एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक है। क्या है? एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा साहित्य विधा के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है इसमें का सेकंड प्रश्न क्या है कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। ओके, मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान है वो क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। अब देखिए, ये मतलब उपन्यास विधा की रचना है, ये मतलब इसको हमें क्लियर करना है कि ये किस विधा की रचना है। यानी मुंशी प्रेमचंद की तो रचना है, लेकिन गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। लेकिन अभी हमें क्लियरफाई नहीं है कि मतलब ये किस विधा की रचना है, तो ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो चलिए देखिए, जो गोदान है उपन्यास विधा की ही रचना है। किनकी? मुंशी प्रेमचंद की, जिसका प्रकाशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1936 में हुआ था। ये 1936 आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब पूछता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछता है। आप लोग को बस इतना याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद मतलब जो है, ठीक है, या इनकी रचना है गोदान, और यह गोदान क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, गोदान गवन गीत आप नाम मतलब ऐसे सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए थर्ड देखते हैं। देखिए, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। तो ये भाई
गलत है, क्योंकि देखिए गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी है? वो है धर्मवीर भारती की। ठीक है, धर्मवीर भारती की, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला इसमें प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है इसमें मतलब फर्स्ट में ही ऑप्शन चौथा कि सुमित्रा नंदन प्रसिद्ध उपन्यासकार है, तो ये गलत है भाई। सुमित्रा नंदन प्रसिद्ध उपन्यासकार बिल्कुल नहीं है, एक प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, और ये क्षयवादी युग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। देखिए क्षयवादी के युग के 4 आधार स्तंभ हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी मीरा और सुमित्रा नंदन पंत थे, उन्हीं में ये एक हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग के इधर के, यानी इसमें हम लोग का फर्स्ट सॉरी ये तो गलत है, इसमें ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है कि मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख लिया, जो आप लोग के आगे के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। 1 मिनट, ओके। हाँ, चलिए देखिए यहाँ देख लेते हैं भाई। यहाँ देखिए अगला हम लोग का प्रश्न आ जाता है, ओके चलिए यहाँ देखिए हम लोग का अगला प्रश्न आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ख, इसका ख ही प्रश्न है। ठीक है, कि फर्स्ट प्रश्न का ख है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ओके, किसी एक कृति के रचनाकार का हमें नाम लिखना है। जैसे इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक के मतलब इन चारों में से कोई एक ही आपको लिखना है। अब आपको जो मतलब मालूम है चारों में से, जैसे प्रतिशोध, भोले बिखरे चित्र है, आवारा मसीहा है, ठूठा आम है, तो आपको जो मालूम है वो लिख दीजिए। लेकिन मैं चलिए इन चारों को सॉल्व करा देता हूँ। देखिए इसमें जो पहला है, ठीक है, जो प्रतिशोध है, देखिए प्रतिशोध एक नाटक है। ठीक है, एक नाटक विधा की रचना है और जिसके लेखक मैं आपको बता दूं कि वीर सावरकर। ठीक है, कौन है? वीर सावरकर हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो सेकंड है भूले विसरे चित्र। ठीक है, जो भूले विसरे चित्र हैं, ठीक है, उसके लेखक भगवती चरण। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि भगवती चरण हैं। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी। और ये किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं, जिसके और यह एक उपन्यास विधा की रचना है। उसी प्रकार देखिए जो ये आवारा मसीहा है ना, ये आवारा मसीहा मैं आपको बता दूं कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया और किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जीवनी क्या होता है। देखिए जैसे कोई लेखक है ना, अगर किसी दूसरे के बारे में कुछ लिखता है तो वो मतलब कहा जाता है कि वो जीवनी विधा की रचना है। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो वो जीवनी विधा की रचना है, और अपने खुद जीवन के बारे में लिखता है तो वो कहलाता है आत्मकथा विधा। तो ये आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी। जिसको किसने लिखा है? तो मैं बता दूं कि ये जो आप लोग की जीवनी विधा है आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। अब आप लोगों को क्वेश्चन एक मन में होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हर साल प्रश्न आता है। देखिए अब आप बोल रहे हो कि तब तो ये जो विष्णु प्रभाकर है ये जीवनी विधा की रचना है आवारा मसीहा, तो किसके जीवन पे लिखे हैं? तो देखिए मैं बता दूं कि एक बांग्ला लेखक हैं। ठीक है, एक बांग्ला लेखक हैं। आप लोग शायद नाम नहीं सुने होंगे इनके, लेकिन मैं बता देता हूँ। बांग्ला लेखक शतरंज चट्टोपाध्याय एक हैं। ठीक है, उनके ही जीवन पे ये आवारा मसीहा नाम की जीवनी विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। जी हाँ गाइज, बांग्ला लेखक शतरंज चट्टोपाध्याय की। और एक इंटरेस्टिंग मैं और बात बताता हूँ, जो जिनके जीवन पे ये आवारा मसीहा लिखा गया है, यानी शतरंज चट्टोपाध्याय। ठीक है, उनकी एक उपन्यास विधा की रचना है देवदास। ठीक है, क्या है? देवदास। और इसी देवदास के आधार पे जो शाहरुख खान की फिल्म शायद आप लोग जानते होंगे देवदास, वो बनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है, लेकिन ये किसके जीवन पर लिखी गई है? तो बांग्ला लेखक शतचंद्र चट्टोपाध्याय के। देखिए मैं उनका नाम लिखता हूँ, शतचंद्र। ठीक है, शतचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और उन्हीं के एक उपन्यास है उनका, ये जो बांग्ला लेखक है शतचंद्र चट्टोपाध्याय देवदास, उन्हीं के क्या है कि जीवन पे उनके ही एक उपन्यास है। ठीक है, देवदास,
और उसी उपन्यास के आधार पे जो शाहरुख खान की फिल्म है देवदास वो बनाई गई है। तो आई होप आप लोग को ये आवारा मसीहा का पूरा फैक्ट मालूम हो गया होगा। चलिए ये उसके बाद हम देख लेते हैं, ये ठूठा आम है। ठूठा आम के लेखक कौन है? तो देखिए जो ठूठा आम है भाई, उसके लेखक मैं आपको बता दूं कि भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, भगवत शरण उपाध्याय। चलिए मैं लिखता नहीं हूँ। ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं और यह किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण विधा की रचना है और इसका प्रकाशन 2008 में हुआ था। लेकिन ये 2008 आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि ठूठा आम के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है और यह एक संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका गौ प्रश्न देख लेते हैं कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो देखिए जो लहरों का राजहंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। ये आप लोग याद रखिए, लहरों के राजहंस है। ठीक है, इसके लेखक मोहन राकेश है और ये नाटक विधा की रचना है, लहरों का राजहंस। ओके, अब इसका घ प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट का है कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए, ये प्रश्न है। तो देखिए जय पराजय, देखिए इसमें एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक फैक्ट बताता हूँ। जय पराजय राम से मतलब दो रचनाएँ हैं, एक नाटक विधा की रचना है और एक कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो नाटक जो है जय पराजय नाम से जो नाटक है उसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, और जो कहानी नाम से है यानी जय पराजय नाम से ये कहानी है उसके लेखक श्याम नारायण पांडे हैं। तो ये आप दोनों याद रख सकते हैं कि जय पराजय। और देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जय पराजय रचना के लेखक का नाम, यहाँ कहानी या नाटक कुछ नहीं का, तो आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो जय पराजय की मतलब नाम से दो रचनाएं हैं, एक नाटक विधा की, एक कहानी विधा की। तो जो नाटक विधा है जय पराजय उसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। ठीक है, और जो कहानी विधा है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक श्याम नारायण पांडे जी हैं। उसके बाद चलिए इसका अंगद जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। फर्स्ट का कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है? ओके, तो राजेंद्र यादव की जो ये प्रतीक्षा है ना, ये नई कविता पर आधारित रचना है, नई कविता। ठीक है, देखिए ये नई जो कविता है ये हिंदी गद्य की एक मतलब नई विधा है। ठीक है, जिसका मतलब श्रेय राजेंद्र यादव को ही जाता है कि वही इन्होंने इसका विकास किया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये फर्स्ट प्रश्न के सारे प्रश्न आई होप मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, और डिटेल में बताने से फ़ायदा क्या है कि देखिए फ़ायदा ये है ना डिटेल में बताने से कि क्या होगा कि एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग के एग्जाम में। देखिएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में से अभी मैं जितना बताया हूँ इसी में से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो फंस जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न का क प्रश्न है कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों, ओके, कवियों का नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो देखिए रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवि हैं, आप आगे मतलब चलकर पढ़ेंगे। बिहारी जी एक हैं जिनकी रचना है सतसई, और एक केशव है जिनकी रचना है रामचंद्रिका। तो ये रीतिकाल के दो कवि हो गए और उनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका घ प्रश्न के क्षयवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ओके, देखिए क्षयवादी युग, क्षयवादी कवि कौन कौन से हैं या लेखक कौन कौन से हैं? तो देखिए जैसे अभी बताया ना क्षयवाद के चार स्तंभ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा कि क्षयवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों, प्रवृत्ति मतलब वही विशेषता हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए विशेषता हम कैसे इसका मतलब याद रखें, ये थोड़ा मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बार बार हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि विशेषता में रीतिकाल का भी याद रखना पड़ता है, सारे ये नई कविता है इसकी भी विशेषता याद रखना पड़ता है। तो ये देखिए ये सब क्या चीज़ें हैं कि आप अभी से इसको याद रखिए और फिर एग्जाम टाइम में इसको एक एक बार दोहराते रहिए, तभी ये याद रहता है, नहीं तो फिर भूल जाता है या फिर काफ़ी मिक्सअप हो जाता है। तो क्षयवादी युग की किन्हीं दो विशेषताओं को मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट इसकी मतलब जो विशेषता है वो सौंदर्य भावना है, सेकेंड रहस्य भावना है, थर्ड है चिंतन की प्रधानता, फोर्थ है प्रकृति के मानवीकरण। तो ये मैंने चार बता दिए, चारों में से आप कोई भी दो याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे प्रकृति का मानवीकरण ये आप एक याद कर लीजिए और एक सौंदर्य भावना ये आप एक याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्षयवादी युग की विशेषताएं मैंने बता दी। उसके बाद इसका गौ प्रश्न है दूसरे के, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? तो देखिए जो खुशबू के शिलालेख हैं, ठीक है, ये इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मैं लिख देता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और ये किस विधा की रचना है? तो ये कविता विधा की रचना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। खुशबू को इसलिए कविता विधा की रचना है जिसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो देखिए ये आपके 2 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिए। इन 2 प्रश्नों से आई होप आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, ये 2 प्रश्न क्या है कि मतलब लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपको शुरू के 10 मार्क मिलते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपका 20 मार्क या 20 मार्क का इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो शुरू के ये जो प्रश्न है मतलब इसमें से कई सारा देखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव 20 नंबर में फंसेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या आपका एक गद्यांश आता है। चूँकि इस गद्यांश को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कैसे प्रश्न आता है, क्योंकि अभी आप उतना पढ़े भी नहीं होंगे, बाद में मैं इसको एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए जैसे तीसरा प्रश्न आता है ऐसे कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। और ये देखिए मतलब 3 प्रश्न, जैसे ये गद्यांश दिया है और इससे रिलेटेड यहाँ नीचे 3 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का है, यानी एक प्रश्न का आप उत्तर देते हैं तो आपको 2 मार्क मिलेगा। और इन सब का मतलब आंसर इस गद्यांश में है। क्या है? फर्स्ट पॉइंट के उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ओके, संदर्भ लिखना है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता लगाना होगा कि आपके ये किस लेसन से है, और उसके आधार पे आपको ये संदर्भ लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस लेसन से लिया गया है जिसके लेखक ये हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से। ओके, यहीं तक आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मित्रता नामक मतलब पाठ से है। तो आप लिखोगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिए गए, ऐसे लिखोगे। तो ये मैं एक एक चीज़ें डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। और देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या की, जिसमें जो ये रेखांकित अंश की दिया गया है उसकी व्याख्या करना है। और यहाँ थर्ड एक कैजुअली प्रश्न है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। ये तीसरा प्रश्न का क प्रश्न है। इसमें आपको ऑप्शन होता है, ख भी दिया रहता है। आप क और ख दोनों में से कोई भी एक कीजिए। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ इसी का प्रश्न ख दिया है, तो आप क और ख में से कोई भी कीजिए, दोनों में से एक करना होता है। तो सेम ये भी उसी तरह है। इसमें से भी आपको देख सकते हैं नीचे 3 प्रश्न पूछा है, इनका उत्तर देंगे तो प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क मतलब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है कि ये चूंकि आपके गद्य से होते हैं, और ये चौथा प्रश्न आपका पद्य से होता है। इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ओके, इसमें भी क और ख देखिए 2 दिया है, उसमें से आपको क करिए या ख करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करना है। इसमें संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है। ठीक है, और यहाँ देखिए 6 मार्क का प्रश्न आता है। इसमें कभी कभी आपका सौंदर्य भाव भी स्पष्ट करने को बोल देता है, तो उसका 1 नंबर, या नहीं तो संदर्भ का आपको 2 मार्क देता है और 4 नंबर व्याख्या का। तो व्याख्या में लगभग इसका एक तरह से अगर आपको अर्थ मालूम हो तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। तो आप जो पद्य में जितने भी लेसन है उसको एक एक डिटेल में आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लिए विषुवत रेखा का वासी जो, तो आप इसको पढ़ेंगे ना जब लेसन आप एक एक, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें का क देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखों में से। ओके, मतलब इसमें क्या होता है कि लेखक का नाम दिया होता है 3 ठे, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होता है, ऐसा प्रश्न होता है। ठीक है, ये आपका गद्य से होता है। और 5वां का क, और इधर आप देखेंगे कि ख जो है ये पद्य से मतलब कवियों का नाम दिया होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फोल्ड करने के बाद। देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए यहाँ आपका मतलब ख दिया है, इसमें क्या देखिए कवियों का नाम दिया, वहाँ लेखक का नाम दिया है, यानी वो गद्य खंड से दिया, और ये पद्य से दिया है। इसमें से किसी एक का आपको क्या लिखना है, उनका जीवन परिचय लिखना है, और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय का 2 मार्क और एक रचना का यानी 3 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका 6वां प्रश्न ये आपके संस्कृत से होता है। हिंदी के ही पीछे आपकी संस्कृत होती है, उसमें से क्या करना होता है कि संदर्भ सहित हिंदी में इसका आपको अनुवाद करना होता है, यानी इसका संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। उसका 1 और 3 यानी 4 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर आपका संदर्भ का और 3 नंबर उसका हिंदी अनुवाद का। ठीक है, इस प्रश्न को कीजिए, या ये एक अथवा में दिया है, इसको आप कीजिए। इसका भी आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कीजिए, आपका मन। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आ जाता है। 7वां का काफ़ी आसान प्रश्न होता है। आपको एक श्लोक लिखना होता है, उसका 2 मार्क फ्री में आपको मिल जाता है। तो आप श्लोक आप हिंदी में ही पीछे मतलब जो संस्कृत है उसी में का लिखना होता है, आप उसको याद कर लीजिएगा। और इसका 7वें का जो ख प्रश्न आता है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्या होता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये जो आपके पीछे
मतलब हिंदी के पीछे आपको संस्कृत भी थोड़ा है, जिसको अनिवार्य संस्कृत बोलते हैं। तो उसमें सॉरी मैं संस्कृति लिख दिया, संस्कृत है। तो उसमें ये मतलब एक एक लेसन, उन्हीं लेसनों में से ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे चंद्रशेखर वाला एक लेसन है, तो देखिए उसमें से एक प्रश्न पूछा है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। ठीक है, तो ये है कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो आप पढ़ेंगे कि वाराणसी में मरना मंगल होता है, तो आप लेसन में पढ़ेंगे ना, तो इनका आसानी से आप ये जितने भी प्रश्न दिए आप इन सब का उत्तर दे लेंगे। लेकिन इसमें केवल 2 प्रश्न का है तो काफ़ी आसान बन जाता है, कोई भी जो 2 आ रहा है उनको आप कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो ये 8वां प्रश्न होता है, ये मतलब एकदम निश्चित प्रश्न होता है 100%। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा जो श्लोक होता है निश्चित होता है, उसी प्रकार ये भी निश्चित होता है। क्योंकि देखिए इसमें 8वें का क ख ग ये 3 प्रश्न होते हैं। देखिए क में क्या होता है कि करुडस और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण मतलब पूछता है, ये निश्चित होता है, हर साल ये आता है 2 मार्क का। ठीक है, तो आप करुडस और हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं इसको कराया हुआ हूँ, लेकिन फिर इस साल भी कराऊंगा। उसी प्रकार ये ख प्रश्न होता है रूपक, उपमा और एक तीसरा होता है उत्प्रेक्षा। इन्हीं तीनों में से कोई यहाँ 2 दिया रहता है और अथवा करके यानी किसी एक को ही आपको लिखना पड़ता है। तो आप तीनों याद कर लीजिएगा, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकार की परिभाषा और उदाहरण याद कर लीजिएगा। 2 मार्क यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार ये ग प्रश्न आता है इसका कि रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा। इसमें आप रोला और सोठा केवल क्लियर कर लीजिएगा और यहाँ से आपको 2 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो ये निश्चित प्रश्न होता है कि हर साल इसको आना ही आना है, सेम ऐसे ही। उसी प्रकार चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां का क्या होता है कि उपसर्ग से रिलेटेड होता है। उपसर्ग क्या होता है, जैसे कोई शब्द है, जैसे देखिए एक शासन शब्द होता है ना, शासन, और इसके आगे हम अनु लगा दिए तो क्या हो गया, ये अनुशासन हो गया। तो इस शासन का पूरा पूरा इस शब्द का मतलब एक तरह से अर्थ ही चेंज हो गया, ये आगे अनु लग गया। तो इस प्रकार जो ये आगे ऐसे ये शब्द लगे होते हैं इनको हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है कि इसमें कुछ उपसर्ग दिए होते हैं। जैसे यहाँ देखिए अनु दिया है तो इससे मिलकर एक शब्द बना है, तो जैसे अनुशासन हो गया। ठीक है, यहाँ परि दिया है तो परिवार दिया है, वार, वार से क्या हो गया, परिवार। ठीक है, देखिए वार मतलब युद्ध, चूँकि वार एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, और परि लगा दिए तो परिवार हो गया। तो इसी प्रकार मतलब आपको शब्द बनाने होते हैं। उसी प्रकार आप लोग का देखिए क हो गया, इसका ख प्रत्यय से रिलेटेड होता है। अब ये उपसर्ग शुरू में लगा होता है किसी शब्द के, तो ये प्रत्यय अंत में लगा होता है। हालांकि हम डिटेल में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे। यानी इस प्रकार का ये प्रश्न होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे भी हम प्रश्न देख लेते हैं। 8वां हो गया, ये 9वां हो गया। आगे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यानी वही कहकर मतलब खासकर आपके मतलब ये सारे इधर हिंदी व्याकरण से होंगे। जैसे यहाँ समास विग्रह से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, इतना आपको ऑप्शन दिया होता है कि इन्हीं 2 का ही समास विग्रह करना होता है या कि समास का नाम लिखना होता है, कुछ भी इसमें पूछ देता है। उसके अलावा यहाँ तत्सम तद्भव शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। यहाँ 2 परिवाची शब्द मतलब पूछता है। जैसे क्या है कि इतना आपको ऑप्शन दिया, इसमें से किन्हीं 2 ही शब्द का, जैसे आप एक कमल ले लीजिए, एक मान लीजिए दिन ले लीजिए, इन्हीं 2 को लेकर इन्हीं दोनों का आपको क्या लिखना है, केवल 2 परिवाची शब्द लिखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं। इसमें फुल मतलब ये स्कोरिंग प्रश्न होते हैं, इसमें फुल मार्क आपको मिलता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 10वें प्रश्न का क है कि संधि विच्छेद कीजिए, यानी संधि विच्छेद से रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछता है। देखिए संधि एक्चुअली में मतलब सारी संधियाँ डिटेल में एकदम एक एक अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं छोड़ता हूँ, केवल प्रश्न का मैं आपको टाइप बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसका मतलब 10वें का क के बाद ख क्या है, किन्हीं शब्दों में देखिए ये थोड़ा मतलब उल्टा प्रश्न होता है कि जैसे इसमें क्या पूछता है कि कोई भी शब्द देगा उसका पंचमी विभक्ति, चौथी विभक्ति, द्विवचन का रूप या बहुवचन का रूप या एक वचन का रूप पूछ देगा। तो देखिए इसमें क्या है कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ेगा और केवल उसका 2 मार्क मिलेगा। तो इसमें मैं कुछ मतलब जब पढ़ाऊँगा तो ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊँगा जो आपको मतलब एकदम 100% वो सक्सेस हो जाएगा इसको आपको सॉल्व करने में। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मती या नदी है तो नदी का पूरा रूप याद करो, या बालक का रूप कहीं पूछ दे तो बालक, इस तरह पूरा मतलब 7 विभक्ति याद करो। नहीं, वो मतलब 1-2 नंबर के प्रश्न के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं होइएगा, मैं इसको बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका क हो गया, ख हो गया। अब वह प्रश्न आता है धातु लकार पुरुष तथा वचन से रिलेटेड। तो इसमें तो भाई देखिए ये तो आप देखिए एक तरह से मतलब जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, ये संस्कृत में टेंस होता है। उसके लिए आपको ये किसी धातु का लकार मतलब याद करना पड़ेगा। जैसा होता है ना पठती, पठता, पठंती, तो इसको पूरा इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल होता है ना, उसी तरह संस्कृत में 5 टाइप के होते हैं। तो उनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होता है कि संस्कृत के मतलब ट्रांसलेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो आप उनको याद करिएगा, मैं इसको भी अच्छे से कराऊंगा।
मतलब सारे के सारे प्रश्न देखिए अच्छे से कराऊंगा डिटेल में। अभी तो मैं केवल मतलब प्रश्न का टाइप बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जो प्रश्न इसका घ पूछता है उसमें क्या है कि देखिए अभी बताया ना कि वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, अभी पीछे बताया तो ये अभी जो मतलब मैंने लकार बताया या जो रू मतलब जैसे पठती पठत पठंती उसको आप याद करेंगे तो यहाँ मतलब ये इसका संस्कृत में अनुवाद करने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। एग्जैक्टली आप मतलब सेंटेंस को सही संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे उसी के कारण। तो यहाँ भी ये 2 मार्क का पूछता है कि इसमें से मतलब किसी दो वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या होता है कि ये आपका निबंध से संबंधित होता है। निबंध कैसे लिखे इस पर भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अंत में जो 12वां प्रश्न होता है वो पठित खंडकाव्य के आधार पर नीचे ये प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देना होता है। तो देखिए ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भी क्या होता है विभाग। आप इतना प्रश्न देख रहे हैं ना, इसमें इधर तक आपका पूरा होगा, लेकिन इसमें से आपको क्या होगा कि जैसे मैं बता दूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा, जैसे हम लोग का यहाँ बलिया है, ठीक है। तो बलिया के लिए निश्चित एक खंडकाव्य है, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए वाराणसी जिला है तो उसके लिए निश्चित खंडकाव्य की कौन सा खंडकाव्य मतलब आपको याद करना है। तो ये 3 मार्क का होता है और इस प्रकार आप लोग का पूरा ये मतलब हिंदी का पेपर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका हिंदी का पूरा पेपर का पूरा पैटर्न। लेकिन इस बार पैटर्न आप जानते हैं कि 20 मार्क यानी 20 मार्क आप लोग का क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो हो सकता है पेपर में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।